को मल्टीप्लाई करते थे n से, तो जो k होता था उसकी पावर n लगा देते थे। अगर n से डिवाइड करते थे तो उसकी पावर क्या कर देते थे, 1/n कर देते थे। ठीक है ना, ये काम करते थे। रिवर्स करते थे किसी रिएक्शन को तो क्या करते थे, जैसे अगर रिएक्शन x और y का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, तो y से x अगर निकालें हम तो 1/k कर देते थे। ये याद है? हाँ, अच्छा। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे एक पहली रिएक्शन है जिसका कांस्टेंट k है, दूसरी रिएक्शन है जिसका कांस्टेंट k2 है, तीसरी रिएक्शन का कांस्टेंट k पूछा जाए और वो तीसरी रिएक्शन इन दोनों को जोड़कर आए, तो k क्या लिखते थे, k1 इंटू k2। मतलब अगर दो रिएक्शन को जोड़कर तीसरी रिएक्शन बनाते थे तो उन दोनों के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनका अगर हम गुणनफल कर देते थे तो इस तीसरी रिएक्शन का कांस्टेंट मिल जाता था। कल यहां तक हम लोग पढ़े थे, पक्का? केपी केसी में रिलेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे बोलो? केपी इक्वल टू होता है केसी इंटू आर टी की पावर, बोलो क्या पढ़े हो? डेल्टा डेल्टा एन टी, ये कल पढ़े हो, यहां तक सब लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे ऑलरेडी, तो क्वेश्चन करेंगे, बालक थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए। लास्ट में कौन सा क्वेश्चन किए थे कल? अच्छा अच्छा, आंसर आया था तीसरा वाला ना, चौथा आया था। ठीक 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 ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट what will be the equilibrium constant what will be the equilibrium constant what will be the equilibrium constant at 127 degree Celsius, at 127 degree Celsius if equilibrium constant if equilibrium constant if equilibrium constant equilibrium constant at 27 degree Celsius at 27 degree Celsius is 4 for reaction for reaction for reaction N2 plus 3H2 N2 plus 3H2 gives 2NH3 gives 2NH3 डेल्टा एच दिया है माइनस 46.06 किलो जूल। ठीक है, सॉल्व करो इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है।
सोचो निकल पाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 27 डिग्री पे 4 दिया है, 127 पे पूछा है। कल एक इक्वेशन पढ़े थे बॉन्स ऑफ इक्वेशन, तो वो टेम्परेचर डेल्टा एच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन बताता था। आपने पढ़ा होगा log K2 बाई K1, ये पढ़ा है। किसके बराबर होता था? डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। बस यही तो करना है। तो तुमको क्या निकाल पाओगे? log K2 बाई K1 निकालने के लिए तुम्हें डेल्टा एच चाहिए, दिया है। R पता होता है क्या है? जूल में 8.31। अगर ये जूल में दिया है, सॉरी किलो जूल में दिया है, तो इसको तुम जूल में लिखना। तब R तुम किस में रखोगे? जूल में 8.31 करके। T2 और T1 किस में रखोगे? केल्विन में। इसमें किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। तो तुम्हें जो भी मिलेगा log K2 बाई K1 मिलेगा, तो एक वैल्यू मिल जाएगी। तो उससे आगे तुम सॉल्व कर पाओगे K2 क्या होगा। निकालो पहले, फिर बताते हैं। चलो देखो, अच्छा हम ही कर देते हैं, समझ गए हो तो। log K2 बाई K1 इक्वल टू डेल्टा एच कितना लिखोगे? -46 किलो जूल है, तो इसको हम जूल में कर लें तो 060 जूल हो जाएगा ये। 2.303 R कितना होता है? 8.31 इंटू T2 माइनस T1। अगर T2 देखें तो देखो T2 क्या है? 127 में 273 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 400 केल्विन। और 27 में जोड़ो 273 जोड़ दें 27 डिग्री सेल्सियस में, तो ये जाएगा 300। तो T2 माइनस T1 100 हो गया, अपॉन में 400 इंटू 300, ये लिख लोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 3 बार हो गया, तो ये कितना आ गया? 1/1200। तो इसको अब सॉल्व कर लो। माइनस का 46 060 डिवाइड बाई 2.303 8.31 इंटू कितना हो जाएगा? 1/1200। जरा सॉल्व करो इसको, ये जो भी आएगा वो आएगा log K2 माइनस या log K2 बाई K1 लिख सकते हैं। सॉल्व कर लो।
ये पूरा सॉल्व होने के बाद 2 आ रहा है, ठीक। ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो कट पीट के सब आ रहा है। log k2 by k1 इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक। log k2 by k1 2 आ रहा है। तो log 2 किसकी वैल्यू होती है? log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो log 100 का वैल्यू कितना होगा? 2 हो जाएगा। पता नहीं, log 100 का वैल्यू देख लो। log 100 का वैल्यू निकाले अगर हम, कहाँ गया log 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 100 2 आ रहा है। log 100 का वैल्यू पूरा 2 आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर वैल्यू 2 आया है, इसका मतलब यहाँ पे k2 by k1 कितना है? 100, ठीक है। देखो समझो बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस में log का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें तुमने दिया नहीं है मैंने, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा वो दिया रहेगा। एक्चुअली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो कई बार नहीं दिया रहता है। तो log जो भी आया, ये log k2 by k1 2 आया, तो ये बराबर होता है, हम लिख दे रहे हैं log 100 जो होता है वो होता है 2 के बराबर है। इसका मतलब जो k2 by k1 है वो कितना है? 100 है। तो k2 हमें निकालना है और k1 कितना है? 4। k1 तो दिया है 27 पे, 127 पे निकालना है। तो k2 कितना आ गया? 400, 400 आ गया। अच्छा, ये सब किस में आया है? माइनस में आया है। सब कुछ किस में है? माइनस में ही है। तो इसका मतलब हो गया माइनस का 400। तो k2 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू, रुक जाओ, क्या गड़बड़ हो गया। यहां पे ये जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो log 2 नहीं, log -2 देखना होगा बालक। रुक जाओ, सॉरी मिस्टेक हो गया। log -2, तो log -2 किसका होता है बता सकते हो? log 1 किसका होता है? 0 का होता है। तो -1 किसका होगा? एक मिनट देख ही लेते हैं। log -2, log 0.01 का -2 आता है। log 0.01 का -2 आता है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो log 0.01 का -2 आता है अगर, तो हम लिख सकते हैं ये जो भी आया 0.01 किसके बराबर होगा? k2 by k1 के 0.01। तो यहाँ पे हमें k2 निकालना है, k1 दिया है 4, तो 0.01 इंटू 4 कर लो तो कितना होगा? 4 इंटू 10⁻² लिख दें, यही हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 127 डिग्री सेल्सियस। ये हम सोचो कैसे हम जान गए गलत हो गया, पता है क्यों? क्योंकि आपका पहले आ रहा था कितना? 4 दिया है k1, अब k2 मेरा जो आ रहा था कैलकुलेट के लिए 400 आ गया था, बढ़ गया था। अच्छा एक चीज सोचो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, डेल्टा H नेगेटिव का दिया था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K हमेशा क्या करेगा? घटेगा। और मेरा तो आंसर ऐसा आ गया था, तभी मैं समझ गया गलत कैसे, तभी याद आया कि सब कुछ माइनस में था, तभी मैंने फिर करेक्ट किया। ठीक, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं
कि कभी भी मान लो आंसर कर रहे हैं तो इस समय दिमाग में रहना चाहिए कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो जो के है वो हमेशा घटेगा। ये बात कल हम लोग पढ़े थे। अच्छा, अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता ऐसा एक ही ऑप्शन हो जिसमें घट रहा हो। देख लें तो शायद कैलकुलेट ना करना पड़े। क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, तो हम ऑप्शन की हेल्प से, जैसे आज सुबह असाइनमेंट जो तुम लोग दिए हो, तुम शायद जमा किए हो, उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ ऑप्शन देख के टिक करना है, मतलब उसमें कुछ कैलकुलेट तो आज सुबह की होगे ना। नहीं आया मेरे पास, नहीं आया। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन जिसमें कम दिया है तो इसलिए करना पड़ जाएगा। जिसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसमें कम दिया होता तो सही हो जाता है, ये बिना कैलकुलेट किए। तो इसमें दो दिए इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अब आसान क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन वाला होगा। एक क्वेश्चन लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, ये लिख लिया हो ना। तुम्हारा अपलोड नहीं हुआ होगा। 9 बजे एक बार किए थे। नहीं, कल रात में हमने तुम्हारा कब चेक किया है? रात में करीबन 9 बजे। मैंने कब चेक किया मैं वो पूछ रहा हूँ। अप्रूव किया ना? हाँ, तो कब किया? रात में किया था। रात का मतलब तुम देखो ना रात में कब हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक अगर इसका होता तो इसका भी तो करते ना, तुम्हारा किया है तो। मैंने तो 6 बजे के लगभग भेजा था। तुमने भेजा था, लेकिन अप्रूव कब हुआ देखो। चलो छोड़ो जाने, अबे अप्रूव सबमिटेड ऑन 6/24। अप्रूव का टाइम तो देखो। मैसेज आया था अप्रूव्ड होने का, तो कब आया था मैसेज देखो। बारह बजे रात में। तुम 8-9 कर रहे हो, इतनी ज्यादा समझो। अब 12 बजे रात में हम चेक किए थे, तो तुमने अगर 9 बजे भेजा होता तो तुम्हारा भी चेक हो गया होता ना। तुमने अपलोड सही से नहीं किया होगा, अपलोड नहीं हो पाया होगा। हटा दें हम, आज भी हम भेज देंगे, जो लोग नहीं किए हो भेज देना। आज भी हम क्वेश्चन भेजेंगे, आज भी 18-20 क्वेश्चन भेजेंगे, उनका आंसर शाम तक तुम लोग सॉल्व करके भेज देना मुझे। इसी चैप्टर से, एक चैप्टर से लगभग 50 देंगे, ठीक है? हाँ, 1 से 50 देंगे। अभी 17 हुए हैं, 34-35 और करना है तुम्हें। अभी हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन देंगे ऐसे ही, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखो, आसान सा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रुक जाना, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, which of the following equilibrium equation Kp greater than Kc, Kp greater than Kc। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 2SO3 गैसेस, 2SO3 गैसेस कन्वर्ट हो रहा है 2SO2 गैसेस प्लस O2 गैसेस। दूसरा ऑप्शन है PCl3 गैसेस प्लस Cl2 PCl5 गैसेस। तीसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन है H2 गैसेस प्लस I2 गैसेस
2HI गैसेस। चौथा ऑप्शन लिख रहा हूं, N2 गैसेस प्लस 3H2 गैसेस 2NH3 गैसेस। केपी बड़ा होना चाहिए केसी से, ऐसा कह रहा है। ऐसा किसमें होगा? तो केपी और केसी में रिलेशन देखो क्या होता है, पहले निकालो। केपी केसी में रिलेशन क्या होता है बोलो? केपी बराबर क्या होता है? केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। यहां पे हमने एक नोट लिखा था कि अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो, डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो, तो जो भी होगा वो केपी केसी इंटू आरटी ये पावर, मान ले डेल्टा एनजी पॉजिटिव में एक्स है, मान लिया पॉजिटिव में एक्स है, तो जब भी तुम केसी में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो केपी के बराबर होगा। इसका मतलब केपी बड़ा हो पाएगा केसी से। समझ पा रहे हो? नहीं तो देखो, अगर हम इस रिएक्शन में लिखें डेल्टा एनजी कितना है इसमें बताओ? पहले में डेल्टा एनजी क्या है? 1 है। तो इसके लिए केपी इक्वल टू लिखिए, केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर 1, ये लिखेंगे। इसके लिए आ जाओ PCl3, इसमें केपी कितना है, मतलब डेल्टा एनजी -1 है। तो दूसरे रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं मैं केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर -1। -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं केपी इक्वल टू केसी अपॉन आरटी, ये आएगा दूसरे के लिए। तीसरे में आ जाओ, यहाँ पे 0 है, तो डेल्टा एनजी अगर 0 है तो तीसरे के लिए तुम क्या करोगे? केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर 0 करोगे, 1 आ जाएगा, तो केपी बराबर हो जाएगा केसी के। चौथा आंसर बताओ, केपी इक्वल टू केसी और इसका डेल्टा एनजी कितना है? -2 है, तो केसी अपॉन में आरटी का स्क्वायर करोगे, तो देखो ये पहला ही रिएक्शन कहाँ गया? पहला ये, इसी में ऐसा है कि केसी में आरटी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे में डिवाइड कर रहा है, तीसरे में बराबर है और चौथे में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो एक चीज समझो, केपी बड़ा कहां होगा? केपी बड़ा होगा पहले वाले में, क्योंकि केसी में जब तुम कुछ मल्टीप्लाई किए तब जाके वो केपी के बराबर हुआ। यहां तो केसी में कुछ डिवाइड कर दे रहे हैं, उसको जब काट छांट दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, तब वो केपी के बराबर है। यहां पे भी देखो कुछ डिवाइड कर दो तब बराबर, मतलब केसी बड़ा रहा होगा तभी तो डिवाइड करके छोटा करके तुम केपी के बराबर किए। तो जब मल्टीप्लाई होता है तब होता है केपी ग्रेटर देन केसी। या हम यहाँ पे एक रिलेशन डायरेक्ट याद रखेंगे, आपको बता दें क्या, जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि कौन ज्यादा होगा केपी या केसी, जब रिएक्शन में डेल्टा एनजी, यहाँ पे नोट लिख लेना इस क्वेश्चन के नीचे, डेल्टा एनजी रिएक्शन में पॉजिटिव हो तो केपी हमेशा बड़ा होगा केसी से, और डेल्टा एनजी अगर निगेटिव आता है तो केसी बड़ा होगा केपी से, और अगर डेल्टा एनजी 0 हो तो दोनों क्या आते हैं? बराबर आते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस नोट से तुम डायरेक्ट सॉल्व करोगे, सारे चारों निकालना नहीं पड़ेगा। जिसमें देख लो, जिसमें पॉजिटिव है, पहले में ही सिर्फ पॉजिटिव है, तो इसमें बड़ा हो जाएगा केपी केसी से, ठीक है ना। पूछता किसमें बराबर है, तो तीसरे इक्वेशन में,
तो डायरेक्ट डेल्टा एनजी से आप केपी और केसी में बता पाएंगे कुछ। ठीक है, हटा दें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, रुक जाइए। इफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड, ये कोबाल्ट है, ये ऑक्सीजन है, अंतर समझना। ये ऑक्सीजन है, ये कोबाल्ट है, ठीक है, अंतर है। सॉलिड है प्लस H2 गैसियस, कोबाल्ट सॉलिड है प्लस H2O गैसियस, K1 दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कोबाल्ट ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस, कोबाल्ट सॉलिड प्लस CO2 गैसियस, K2 दिया हुआ है 180। ठीक, दो रिएक्शन दी है, उनके K1 और K2 दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, of the reaction, equilibrium constant of the reaction CO2 gases plus H2 gases carbon monoxide gases plus H2O gases will be, रिएक्शन दिया है पूरा, ठीक। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। चार ऑप्शन लिखे हैं तुम्हारे सामने, 0.44, दूसरा ऑप्शन है 0.11, तीसरा ऑप्शन है 0.22 और चौथा ऑप्शन है 0.33। ठीक, चार ऑप्शन दिए, सॉल्व करिए। ये वैसा ही रिएक्शन है जो कल किए थे तुम लोग, पहले K1 K2 के फॉर्म में किए थे, अब उसका वैल्यू दे दिया है, एक स्टेप बढ़ाया है बस। तो पहले K1 और K2 के फॉर्म में K निकाल लो, इसका, इस रिएक्शन का K निकालो K1 और K2 के टर्म में, फिर उनकी वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाए। टारगेट रिएक्शन ये है तुम्हारी, सॉल्व करो। टारगेट रिएक्शन ये है तुम्हारी, ये K बताना है तुम्हें, ठीक। तो ये टारगेट रिएक्शन है, बनाओ इसको, कल ही किए हो ये सब क्वेश्चन।
ठीक है, आ गया, बताना है। ठीक बता रहे हैं। कल इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं तो इन लोगों को थोड़ा मौका देंगे। आ गया कितना है? चौथा 1.0.33। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो इधर समझो, इस रिएक्शन का के पूछा है और तुमको दो रिएक्शन दी हैं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हैं। जब कभी ऐसा हो तो जो रिएक्शन दी हो ना, इसमें कुछ ऐसा करना कि इन दोनों को हम ऐसे जोड़ें कि ये बन जाए, कुछ इस तरह से जोड़ना है कि ये बन जाए। अब जोड़ने के लिए हमको वाटर चाहिए प्रोडक्ट साइड। इसमें देखो वाटर कहीं है प्रोडक्ट साइड, पहले में है, तो पहले को हम लिख ले रहे हैं ऐसे ही, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स CO कोबाल्ट प्लस H2O। K1 वैसे ही लिख लोगे क्योंकि इस रिएक्शन में तुमने कुछ किया ही नहीं, तो वैसे ही हम K1 लिख लेंगे। ठीक, अब दूसरा देखो, हमको कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड इधर है, रिएक्टेंट साइड है। हमको इस रिएक्शन को क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। तो हम इसको रिवर्स करके लिखते हैं, इधर रिवर्स करके लिखते हैं। तो CO मतलब कोबाल्ट प्लस CO2 गिव्स कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, जब तुमने इसको रिवर्स किया है तो K2 जो है 1/K2 हो जाएगा। जब हम रिवर्स करते हैं तो अपॉन में चला जाता है, तो ये जो है 1/K2 हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, और ये कितना हो जाएगा? 1/180 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो इन दोनों को हम जोड़ दें अगर, तो देखो ये और ये कट जाएगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड काट देते हैं हम लोग। इधर देखो ये रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, काट देते हैं। और कुछ कटेगा क्या? तो ये बनेगा CO2 प्लस हाइड्रोजन CO प्लस H2। देखो वही बन गया। तो अब जब इन दो को जोड़े हैं तब ये बना है, तो इस रिएक्शन के लिए जो K होगा वो इन दोनों के K के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मतलब इन दोनों के K का हम गुणा कर दें, तो K1 इंटू 1/K2 ये आएगा। अब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं K की। K 60 है और K2 कितना? 180। 1/3 आएगा। इसको हम 0.33 लिख सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ वाला। ठीक है ना? नोट करो, समझे कि नहीं? नोट करो। ठीक है, तब तो प्रज्ञा तो एकदम पूरा फॉर्म में चल रही है, क्वेश्चन वोश्चन कर दे देगी। तुम्हारा भी आ गया, तुम भी फॉर्म में चल रहे हो। सारे बच्चे फॉर्म में आ गए हैं धीरे धीरे, बस तुम्हारी दोस्त अभी थोड़ा पीछे है, उसको थोड़ा पढ़ाओ उड़ाओ। पढ़ती नहीं है, उसको पढ़ाओ थोड़ा। ठीक, बोलो। ये तो बात सही है, बच्ची तो नहीं है। हाँ, देख लेंगे, हो गया होगा। चलो देख लेंगे हम अभी, ठीक है, अभी बता देंगे। तुम्हारे पे दिख रहा है? नहीं, लाओ, अपलोड तो है। कहाँ? सबमिट असाइनमेंट तो करोगे? सबमिट कहाँ किया? करो ना सबमिट। फेल्ड टू अपलोड, नेट ऑन है? नेट तो ऑन है।
तब फिर कहाँ से अपलोड होगा? इसीलिए हम कर दिए कि आज मेरा नेट खत्म हो जाएगा। सबमिट भी तो नीचे करना था। हाँ, और लिखा है फेल टू अपलोड। चलो ठीक है, बाद में कर लेना। ठीक है, हटा दो इसे। ठीक। मेरा नेट खत्म हो जाएगा तो सारा सबमिट कर दिए जाएंगे। चलो ठीक। अगला देख लें, कोई आसान क्वेश्चन हो तो कराएं। चलो एक हेडिंग डालो, थोड़ा पढ़ा लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, डिसोसिएशन डिग्री समझो क्या होता है। इसको पहले बात तो अल्फा से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में हम अल्फा लिख दे रहे हैं। जैसे आप किसी रिएक्शन में इनिशियल मोल लेते हैं, इनिशियल मोल अगर ए है, ठीक है, मान लिया, और जो डिसोसिएट होते हैं इक्विलिब्रियम पर या कहीं भी, डिसोसिएटेड मोल जो x है, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होगा वो होगा x/a डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। जो भी आप इनिशियल लिए होंगे और जो डिसोसिएट हो रहे हैं, तो डिसोसिएटेड जो भी हैं और इनिशियल का जो तुम रेशियो करोगे तो मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आएगा फ्रैक्शन में। तो इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताने के लिए x/a इंटू क्या करोगे, 100 करोगे, तो तुम्हें परसेंटेज में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। ठीक, नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। नोट करो फिर क्वेश्चन करें, समझे कि नहीं? डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा कि पर मोल कितना डिसोसिएट हो रहा है। पर मोल रिएक्टेंट जितना डिसोसिएट होता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखो इसी पर बेस्ड। देखिए, इन द बिगिनिंग, क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन A plus B, A gives B plus C, फॉर्मूला के 2 moles of A are taken, 2 moles of A are taken, out of which 0.5 mole gets dissociated, 0.5 mole gets dissociated। आगे लिखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्व करिए। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन?
एक रिएक्शन है, शुरुआत में 2 मोल ए के लिए गए थे जिसमें से 0.5 मोल डिसोसिएट हो गए हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी ये बताना है। ठीक, ए से बी प्लस सी रिएक्शन थी और बोला कि इनिशियली 2 मोल ए के लिए गए थे जिसमें से 25% हो जाएगा, जिसमें से 0.5 मोल डिसोसिएट हो गए। अच्छा देखो, दो ऐसे भी तुम कर सकते, 2 मोल इनिशियली लिए गए, अगर 1 मोल डिसोसिएट हो जाता तो आधा डिसोसिएट हो जाता, मतलब 50%। आधा भी तो नहीं हो पाया, कितना ज्यादा, 0.5 मोल, मतलब उसका भी आधा, 25%। या तुम ऐसे सॉल्व कर लो, आपने क्या लिखा है, डिसोसिएटेड मोल, इनिशियल मोल। अगर परसेंटेज में बताना है तो डिसोसिएटेड मोल और इनिशियल मोल। तो अगर हम अल्फा परसेंटेज में बताना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डिसोसिएटेड मोल कितने दिए इसमें, 0.5। इनिशियल मोल कितने हैं, 2, और इनटू क्या करोगे, 100, तो ये क्या करोगे, 50 में 0.5 करोगे, कितना आएगा, 25%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। समझे, जो ए है वो सिर्फ 25% ही डिसोसिएट हो पाया इस रिएक्शन में। समझे कि नहीं, नोट कर लो। ठीक, हेडिंग डाल लो। देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हाँ सर, हाँ सर बताएं। क्लास में है सर। अब भानु सर बोले होंगे, पूछिए उनसे। चलिए हम, ठीक, हम थोड़ा समय दीजिए, भानु सर से बात कर रहे हैं, अभी तो दोनों लोग क्लास ले रहे हैं। हाँ ठीक 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 है सर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर प्रेशर और वॉल्यूम का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं खुद। एक एग्जांपल लेके चलेंगे, उसी से सीख लेंगे हम। चलो एग्जांपल ले ले रहे हैं हम, आसान सा, H2 गैसियस ले लिए प्लस I2 गैसियस ले लिए, गिव्स 2HI गैसियस ले लिए हम। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए लेते हैं, इनिशियली हम इसके A मोल ले रहे हैं और इसके B मोल ले रहे हैं। A और B क्या है, इधर लिख दे रहे हैं, A एंड B आर इनिशियल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इनिशियल मोल ऑफ H2, B क्या है बोलो, इनिशियल मोल ऑफ I2, और V हम वॉल्यूम ले रहे हैं अपने मन से, V वॉल्यूम ऑफ वेसल, जिस वेसल में ये रिएक्शन हो रही है उस वेसल का वॉल्यूम ले लिए। ठीक है, और हम मान लें कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर हम लिख ले रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे जब जाएगी तो ये मान लो x मोल डिसोसिएट कर जाए। मान लिया इक्विलिब्रियम पे, भाई इनिशियली इतना इतना लिया था, इक्विलिब्रियम पे आते आते x मोल डिसोसिएट हो गया तो A माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे B भी x मोल डिसोसिएट होगा, क्योंकि जब ये 1 मोल तब भी ये 1 मोल, लेकिन जब ये 1 मोल और 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा, 2 मोल, तो ये बनेगा 2x। जब बात समझ में आई, अगर इक्विलिब्रियम पे ये x मोल डिसोसिएट हो रहा है और ये x मोल डिसोसिएट हो रहा है
तो ये बनेगा 2x, क्योंकि जब ये 1 मोल रिएक्ट करता है और 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है, 2 मोल बनता है। साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चल रहा है। तो ये हमको क्या मिल गए, इक्विलिब्रियम पे HI के मोल हैं, इक्विलिब्रियम पे आयोडीन के मोल हैं, इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के मोल हैं। तो इक्विलिब्रियम पे हम क्या करते हैं, अगर हम इसका Kc निकालें तो HI का एक्टिव मास लिखोगे, उसका पावर कितना लगोगे 2, H2 का एक्टिव मास पावर कितना लिखोगे, और I2 का एक्टिव मास पावर कितना लिखोगे 1। ये Kc लिखने का तरीका बताए थे। प्रोडक्ट इधर सबसे ऊपर लिखते हैं, फिर रिएक्टेंट लिखते हैं, जो साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको पावर में लगा देते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहां है मोल और आपको एक्टिव मास का मतलब होता है मोल पर लीटर। तो अगर मुझे मोल पर लीटर बनाना है तो वॉल्यूम से क्या करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन इनकी हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, HI की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है, H2 की जगह पे ये, I2 की जगह पे, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं इसी में। Kc इक्वल टू बन जाएगा 2xy का स्क्वायर, ठीक, अपॉन में a माइनस एक्स अपॉन v की पावर 1 b माइनस अपॉन v की पावर 1। अच्छा, एक चीज समझना, इधर 2x अपॉन v का स्क्वायर है और इधर अपॉन में v 2 बार है, तो v तो कट्टम पिट्टा हो जाएगा। तो जो बचेगा, क्या बचेगा देखें, Kc इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज समझना, अगर हम मान ले लेट v टेक a बराबर कर लें b के और बराबर कर लें 1 के, इनिशियल मोल अगर हम एक मोल ले लें दोनों को, तो जो x है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बन जाएगा। देखो अल्फा इक्वल टू आप लिखेंगे x बाई a और a आप 1 ले लो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो किसके बराबर हो गया, x के। तो अगर हम दोनों के इनिशियल मोल बराबर और एक ले लें, तो यहाँ पे जो आप x डिसोसिएटेड मोल है वो क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो x विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बन जाएगा, x जो है डिसोसिएशन हो जाएगा। तो चलो एक काम करें, हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो 1 होता है उसके सामने जो x होता है वो लेस होता है, क्योंकि जो भी डिसोसिएशन होता है वो 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। अभी आप पिछले क्वेश्चन में जैसे 25% निकाल रहे थे, तो 1 के सामने 0.33, तो जो 1 अगर हम ऐसा मान ले, ये सब हम मान ले रहे हैं, 1 के सामने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, ठीक, तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, नियरली 1 होगा। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, Kc इक्वल टू 4x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स लिखेंगे, a को 1 मान दिया है, b को भी कि तुमने कितना माना है 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स को नियरली क्या माना है तुमने 1, तो Kc इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं, जगह तो बचा नहीं, इधर आ जाते हैं ऊपर, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू Kc अपॉन 4, और x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट Kc अपॉन 4। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रेशर वॉल्यूम पे कहीं डिपेंड किया, यहाँ कहीं वॉल्यूम आया नहीं, वॉल्यूम तो यहीं पर कट गया था। तो ये तो हम वॉल्यूम के टर्म में निकाल दिए कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक निष्कर्ष निकाले, ये कब निष्कर्ष आया, जब रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है, 0 है। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 होता है तो उसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि केसी के इक्वेशन में वॉल्यूम कट जाता है साफ साफ। तो वॉल्यूम अगर कट गया तो वॉल्यूम पे फिर कहाँ डिपेंड करेगा, केसी, ना केसी डिपेंड करेगा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करेगा। समझ पाए ये बात? तो नोट करके ये लिख लेना, उसके बाद नोट करके लिखना है, अगर रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती।
नोट करिए। कहां से शुरू करोगे? यहां से शुरू करना, पूरा लिखते चले जाना, ऊपर वाला सबसे लास्ट में लिखना है। बता रहे हैं, ठीक है। अब लिखिए पॉइंट, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 then degree of dissociation do not depend on volume. वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। यहां पे हम चाहे प्रेशर के लिए भी लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा डेरिवेशन करें और चाहे तो डेरिवेशन ना करना पड़े। तो बताओ, करना पड़े कि ना करना पड़े? ना करना पड़े तो ठीक है। डेल्टा एनजी जब रिएक्शन में 0 होता है तो केपी और केसी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस पकड़ लिया बच्चा, केसी बराबर होगा केपी के, अगर डेल्टा एनजी 0 होता है तो, ठीक है। तो केसी तो ये है, पूरा डिराइव किए हो तुम अभी, तो इसको हम लिख सकते हैं केपी इक्वल टू, भाई केपी बराबर है केसी के, तो केपी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स 1 के बराबर, तो केपी भी किसके बराबर? 4x के बराबर, 4x स्क्वायर के बराबर। तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट केपी अपॉन 4। क्या इसमें प्रेशर आया कहीं पे? नहीं आएगा, क्योंकि जब वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड कर रहा तो प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। तो एक लाइन और हो जाएगी, इफ डेल्टा एन जी 0 है तो केसी बराबर होगी केपी के, तो केपी बनेगा 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स,
यहां से 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, यहां पे वैल्यू पुट किए और ये निकाला। तो उसके बाद डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट कर लेना। ये अगला नोट होगा दूसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। तो बिना डेरिवेशन किए हम निकाले, नहीं तो फिर हम पहले केपी निकालते तो वो भी इतना ही आता। ठीक है, ठीक, नोट कर लो। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा हमें जाना है एक जगह, इसलिए फोन करते हैं। ठीक है, 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं तुम लोगों को। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का क्लास, मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर पढ़ा है, देख डालो। है